है कि मेरा नाम लिन दास्वांग है। मैं अपनी पुरानी मिट्टी की झोपड़ी में जागा। हवा में 1970 के दशक की मिट्टी और धुएं की फेमिलियर स्मेल थी। ये इम्पॉसिबल था क्योंकि मुझे साफ याद है कि मैं अपनी 50 के दशक में ठंड में अकेला मर गया था, एक ऐसी जिंदगी के बाद जो रिग्रेट और शराब में डूबी हुई थी। लेकिन समहाउ मैं 30 साल पीछे वापस आ गया था, बिल्कुल उसी दिन पर जिसने मेरी पिछली जिंदगी बर्बाद कर दी थी। गांव का मुखिया मेरे दरवाजे पर बैठा था, वही सवाल पूछते हुए जिसने पहले मेरा फेट बदल दिया था। उसने कहा कि मुझे चिनलान के घर जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। वो एक जवान विधवा थी, अपनी 2 छोटी बहनों के साथ, और उनके पास खाने को लगभग कुछ भी नहीं था। पिछली जिंदगी में मैंने मना कर दिया था। मुझे लगा था कि एक विधवा के घर रहकर काम करना मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैंने अकेले रहने और शिकार करने का रास्ता चुना, लेकिन एंड में मैं गरीब, अकेला और मिसरेबल बन गया। अब जब मैं गांव के मुखिया को देख रहा था, मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक वेव उठी। मुझे समझ आ गया, ये मेरा सेकंड चांस है सब कुछ ठीक करने का। इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। कुछ गांव वाले पीछे से बातें बना रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि मैं गरीबों जैसा खाना खाऊंगा, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था प्यार के बिना अकेली जिंदगी जीना ही असली शर्म की बात है। जब मैं चिनलन के घर की तरफ जा रहा था, मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूं और मुझे पता है मैं इनका ख्याल रख सकता हूं। मैं सिर्फ इन्हें सरवाइव नहीं करवाऊंगा, मैं इंश्योर करूंगा कि हम सब अच्छी जिंदगी जी। जब हम उसके छोटे से आंगन में पहुंचे, मैं अपने नए फ्यूचर का सामना करने के लिए रेडी था, उस फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसे मैंने पहले ठुकरा दिया था। जब मैंने पहली बार क्विनलान को देखा, मैं लिटरली स्टन्ड रह गया। वो खूबसूरत थी, ग्रेसफुल थी और मेरी पिछली जिंदगी की याद से भी ज्यादा चार्मिंग थी। मेरे अंदर एक्साइटमेंट की एक तेज लहर दौड़ गई। मुझे समझ आ गया कि उसके साथ रहना किसी भी स्ट्रगल के लायक होगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके घर के अंदर गया, मेरी एक्साइटमेंट शॉक में बदल गई। वो अकेली नहीं थी, उसकी 2 छोटी बहनें भी थीं, चिन शुआंग और चिन शुए। मेरा दिल थोड़ा बैठ गया क्योंकि अब मुझे 4 लोगों का जिम्मा उठाना था। इस गरीब गांव में इतने लोगों को खिलाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी बॉटमलेस पिट में कूदना। मुझे पता था सिर्फ शिकार करके सबको बचा पाना आसान नहीं होगा। मैं हेजिटेट करने लगा और क्विनलान की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती दिखी। वो ऑलमोस्ट रोने वाली थी। उसे डर था कि मैं उन्हें इस हालत में छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं मना करने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में एक अजीब मैकेनिकल आवाज गूंजी। एक सुप्रीम हंटिंग सिस्टम मुझसे जुड़ गया था। ये वही मैजिकल पावर थी जो मैंने सिर्फ कहानियों में सुनी थी। मैंने तुरंत बिगिनर गिफ्ट पैक खोला और मुझे 2 अमेजिंग स्किल्स मिली, बीस्ट ट्रैकिंग और स्टैमिना बूस्ट। अब मैं आसानी से जानवरों को ट्रैक कर सकता था और पहले से कहीं ज्यादा ताकत और एंड्योरेंस के साथ शिकार कर सकता था। मेरा डर इंस्टेंटली गायब हो गया। अब मुझे लगा अगर जरूरत पड़ी तो मैं 30 लोगों का भी पेट भर सकता हूं। अब ये तीनों बहनें मेरे लिए बोझ नहीं थीं, बल्कि एक ब्लेसिंग थीं। मेरे अंदर एक नई ताकत जाग उठी और मैंने ठान लिया, मैं इस फैमिली को खुशहाल और अमीर बनाकर रहूंगा। जब मैं अपने ख्यालों से बाहर आया, मैंने देखा कि तीनों बहनें मुझे देख रही थीं। चिनलन की आंखों में डर था कि मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा। बीच वाली बहन चिनशुआंग मुझे शक भरी नजरों से देख रही थी। सबसे छोटी बस कंफ्यूज्ड थी। मुझे समझ आ गया अब बोलना जरूरी है। मैंने फर्मली कहा कि मैं इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और इनका सहारा बनूंगा। क्विनलान शॉक में थी और ग्रेटिट्यूड में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। गांव का मुखिया खुश हुआ और हमें सेटल होने के लिए अकेला छोड़ गया। भले ही चिन शुआंग अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे पता था टाइम के साथ मैं उसका भरोसा जीत लूंगा। चिनलन ने मुझे सोने के लिए एक छोटा सा अंधेरा स्टोरेज रूम ऑफर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं उनका लिमिटेड स्पेस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने मेन रूम के फर्श पर ही सोने का फैसला किया। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने खाने के बारे में पूछा। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। चिनलान ने शर्माते हुए मुझे उनका सारा खाना दिखाया। एक छोटा सा कटोरा, पतली पानी जैसी मकई की खिचड़ी, इतनी पतली कि उसमें अपना रिफ्लेक्शन दिख जाए। मुझे समझ आ गया, ये लोग खुद भूखे रहकर मेरे लिए बचा रहे थे। मैंने कोई शिकायत नहीं की। मैंने चुपचाप थोड़ा सा खाया ताकि उन्हें अपनी गरीबी पर शर्म महसूस ना हो। खाने के बाद मैंने कहा, मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूँ। क्विनलान को डर था कि शायद मैं वापस ना आऊं या ये बस एक बहाना हो भाग जाने का। उसकी बहन और भी स्केप्टिकल थी। उसने कहा कि एक्सपीरियंस्ड हंटर्स भी अक्सर खाली हाथ लौटते हैं, लेकिन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया और प्रॉमिस किया कि डिनर के लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। जब मैं बाहर निकला, मुझे पता था मैं ही उनकी आखिरी उम्मीद हूं और मैं ये साबित करके रहूंगा कि मैं उनकी जिंदगी बदल सकता हूं। उस रात मैं देर रात तक पहाड़ों में रहा। जब मैं चांदनी में गांव लौटा, मेरे कंधे पर 2 खरगोश और एक तीतर था। क्विनलान गेट पर मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी
उसकी आंखों में राहत के आंसू थे। उसे डर था कि मैं उन्हें छोड़ गया या मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। जब तीनों बहनों ने देखा कि आज उन्हें मांस खाने को मिलेगा, उनके चेहरे की खुशी देखकर मेरी सारी मेहनत सफल लगने लगी। हमने एक शानदार खाना खाया और 1 साल में पहली बार उस घर में जिंदगी वापस आ गई। उस रात जब मैं फर्श पर लेटा था, चिनलन चुपचाप कमरे में आई। वो शर्माई हुई थी, कांप रही थी और धीरे से मेरी चादर के अंदर आ गई। वो खुद को मुझे ऑफर कर रही थी ताकि मुझे धन्यवाद दे सके और ये एंश्योर कर सके कि मैं उन्हें छोड़ कर न जाऊं। ये एक बड़ा टेम्पटेशन था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि वो मेरे साथ इसलिए रहे क्योंकि वो खुद चाहती है, न कि गरीबी या डर की वजह से। मैंने उसे उसके कपड़े वापस दिए और आराम करने भेज दिया। मैंने उसे प्रॉमिस किया, मैं यहाँ रहने वाला हूँ और उसका ख्याल रखूंगा। मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गया और मुझे महसूस हुआ कि उसके फीलिंग्स भी बदल रही हैं। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, फ्रेश और स्ट्रांग महसूस करते हुए। जल्दी से तैयार होकर मैं फिर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। हमें सिर्फ मांस नहीं, अनाज भी चाहिए था। रास्ते में मुझे कुछ गांव वाले मिले। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे सर्वेंट कहा और एक विधवा के साथ रहने पर हंसे। एक आदमी, लिन एर्गू, सबसे ज्यादा बुरा बोल रहा था क्योंकि वो जेलस था। पिछली जिंदगी में मैं उनकी बातों से शर्मिंदा हो जाता, लेकिन इस बार मैं शांत था। मुझे उनके इंसल्ट से फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे सच्चाई पता थी। जब वो गॉसिप कर रहे थे, मैं इस फैमिली को खुशहाल बनाने वाला था। मैंने उनकी हंसी इग्नोर की और सीधे जंगल की तरफ बढ़ गया। सुबह का जंगल फ्रेश हवा से भरा था, मिट्टी और घास की खुशबू के साथ। मैंने गहरी सांस ली और खुद को पूरी तरह रिफ्रेश्ड महसूस किया। पिछली जिंदगी में मैंने अपना ज्यादातर समय इन्हीं पहाड़ों में बिताया था। यहाँ का हर पेड़, हर घास का तिनका मुझे याद था, लेकिन आज सब कुछ अलग महसूस हो रहा था। पहले मैं डर के साथ जंगल में जाता था, हर कदम संभल कर रखना पड़ता था, जंगली जानवरों का डर या खाली हाथ लौटने का डर। लेकिन आज मेरे दिल में कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट भरा था। सिस्टम, ट्रेट्स इक्विप करो, मैंने मन ही मन कहा। डिंग, व्हाइट ट्रेट, बीस्ट ट्रैकिंग, बिगिनर इक्विप्ड। डिंग, व्हाइट ट्रेट, स्टेमिना बूस्ट, बिगिनर इक्विप्ड। सिस्टम की आवाज के साथ ही मेरे शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। एक गर्म एनर्जी मेरी बॉडी में फैल गई, जैसे एंडलेस ताकत मिल गई हो। मेरे पैर हल्के लग रहे थे, मैं तेजी से चल रहा था। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज थी मेरी आंखें। 20 मीटर के अंदर की हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिख रही थी। जमीन पर पड़े निशान, इन जो पहले रैंडम लगते थे, अब क्लियर पैटर्न्स में दिख रहे थे। छोटे छोटे प्लम शेप्ड फुटप्रिंट्स और पास में ड्रॉपिंग्स। एडल्ट वाइल्ड रैबिट डिटेक्टेड। टाइम लगभग 15 मिनट पहले। डायरेक्शन साउथ ईस्ट। ये जानकारी सीधे मेरे दिमाग में दिखी। मैं खुशी से मुस्कुरा उठा। तो ये है बीस्ट ट्रैकिंग की पावर। इनक्रेडिबल। पहले खरगोश ढूंढने के लिए पूरे पहाड़ में घूमना पड़ता था या ट्रैप्स लगानी पड़ती थी। अब मैं सीधे उसका रास्ता देख सकता था। ये हंटिंग नहीं था, ये ट्रेजर मैप फॉलो करने जैसा था। मैंने एक्साइटमेंट दबाई और सिस्टम के बताए डायरेक्शन में आगे बढ़ गया। 5 मिनट के अंदर मैंने खरगोश पकड़ लिया। एक मोटा ग्रे वाइल्ड रैबिट, कम से कम 4 से 5 पाउंड का। वो घास में बैठकर आराम से पत्ते खा रहा था। उसे खतरे का अंदाजा तक नहीं था। मैंने धीरे कदम बढ़ाए और एक पत्थर उठाया, बिना धनुष के। पत्थर फेंकना ही मेरा तरीका था। पहले मेरी सक्सेस रेट सिर्फ 30% थी, लेकिन अब मेरी ताकत और विजन दोनों बढ़ चुके थे। मैंने डीप ब्रेथ ली और पूरी ताकत से पत्थर फेंका। वुश! पत्थर सीधा उसके सिर पर लगा। खरगोश तुरंत गिर गया। परफेक्ट हिट! मैं खुशी से चिल्लाया और मुट्ठी भींच ली। मैंने उसे उठाया और संतोष से मुस्कुराया। इसे बेचकर आधी बोरी मकई खरीदी जा सकती थी। इसके बाद तो जैसे एक शो शुरू हो गया। वाइल्ड फीजेंट डिटेक्टेड, हेड्जहॉग डिटेक्टेड, स्क्विरल डिटेक्टेड, वीजल डिटेक्टेड। जो भी जानवर 20 मीटर के अंदर आया बच नहीं पाया। हर पत्थर सीधा निशाने पर। 2 घंटे के अंदर मेरे पास 3 खरगोश, 2 तीतर और एक बैजर था। इतना शिकार जितना पहले 1 हफ्ते में भी नहीं मिलता था। मैं मुस्कुरा रहा था। ये सब मिलाकर लगभग 30 पाउंड था। इसे बेचकर चिनलान का परिवार काफी समय तक आराम से जी सकता था। बस अब काफी है, मैंने सोचा। अगर और शिकार किया तो उठा नहीं पाऊंगा। मैंने सब साफ किया, पत्तों में लपेटा और टोकरी में रख दिया। जैसे ही मैं वापस जाने लगा, मेरी नजर कुछ अलग फुटप्रिंट्स पर पड़ी। बड़े गहरे प्लम शेप्ड निशान। मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वाइल्ड बोर, और वो भी फुली ग्रोन। मेरा दिल एक्साइटमेंट से तेज धड़कने लगा। एक अडल्ट बोर 100 पाउंड से ज्यादा का हो सकता है। अगर वो मिल गया तो जैकपॉट। लेकिन फिर मैंने खुद को शांत किया। वाइल्ड बोर रैबिट या फेजेंट जैसा नहीं होता। खतरनाक, ताकतवर और बेहद अग्रेसिव। गांव में कहते हैं सबसे खतरनाक बोर होता है, फिर बेयर, फिर टाइगर। मेरे पास सिर्फ मचेटी और पत्थर थे। इतने बड़े बोर का सामना करना सिर्फ बेवकूफी होती। रिलैक्स, स्टेप बाय स्टेप। अभी ऐसा खतरनाक जानवर से उलझने का सही समय नहीं है। लिन दाजुआंग अपनी लिमिट्स अच्छे से जानता था। उसने अपनी लालच को दबाया और फैसला किया कि पहले नीचे जाकर
जो शिकार मिल चुका है वही बेच देता है। उसने भारी टोकरी उठाई, दिशा चेक की और पहाड़ से नीचे उतरने लगा। उसे ये नहीं पता था कि जब वो पहाड़ों में था तब गांव में किनलान एक छोटी लेकिन परेशानी वाली सिचुएशन का सामना कर रही थी। उसके जाने के बाद छिनलान बेचैन हो गई। वो फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी और उसे अकेले इतनी मेहनत करते नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने एक हंसिया और टोकरी उठाई और सुअर के लिए घास काटने और खेत देखने निकल पड़ी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, रास्ते में कुछ गांव की औरतें गपशप कर रही थीं। उनमें सबसे आगे थी वही बातूनी आंट वांग। अरे छिनलान, कहाँ जा रही हो? आंट वांग ने उसे देखते ही जोर से आवाज लगाई, चेहरे पर चालाक मुस्कान के साथ। छिनलान कोई झंझट नहीं चाहती थी। उसने सिर झुका लिया और जल्दी से निकलने की कोशिश की, लेकिन आंट वांग उसे जाने देने वाली नहीं थी। वो आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई, रास्ता रोकते हुए। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुककर बात कर लो, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, टीजिंग टोन में। सुना है तुमने कल किसी को काम पर रखा है, कैसा है वो लड़का? लिन डजुआंग अच्छा काम कर रहा है? पीछे खड़ी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। हर शब्द जैसे सुई बनकर कहिनलान के दिल में चुभ रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया, शरीर गुस्से और शर्म से कांपने लगा। तुम बेकार की बातें कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेकार? आंट वांग ने ताना मारा। पूरा गांव जानता है ये कैसा काम होता है। इतना शरीफ बनने का नाटक मत करो। तुम्हारा पति गए कितना वक्त हुआ है और तुमने पहले ही किसी मर्द को घर में रख लिया। शर्म नहीं आती? बिल्कुल कोई शर्म हया नहीं है। पहले खुद बदकिस्मती लाई, अब दूसरों को भी खींच रही है। उनकी बातें सुनना अनबेयरेबल था। किनलान गुस्से से कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहती? सच यही था कि उसे घर में रखने से लोग बातें बना रहे थे। उनकी नजर में वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी औरत थी। मेरे घर के मामले तुमसे मतलब नहीं रखते, उसने दांत भींचकर कहा। अरे हमें क्या? आंट वांग ने हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए कहा। बस वार्निंग दे रही हूँ, ज्यादा खुश मत हो। वो लड़का अभी नया नया आया है, क्यूरियोसिटी है उसे। जैसे ही उसे समझ आएगा कि उसने क्या जिम्मेदारी ले ली है, वो भाग जाएगा। 3 दिन में चला जाएगा, फिर देखेंगे तुम कैसे मुंह दिखाती हो। ये कहकर वो औरतों के साथ हंसती हुई चली गई। छिनलान वहीं अकेली खड़ी रह गई। उनकी बातें जैसे चाकू बनकर दिल में घुस रही थी। उसने टोकरी कसकर पकड़ी, नाखून हथेलियों में धंस गए। उसने उसे दोष नहीं दिया, वो बस खुद से नफरत कर रही थी, अपनी कमजोरी से, अपनी गरीबी से, जो उसे ऐसी बेइज्जती सहने पर मजबूर कर रही थी। उसने आंसू पोंछे, सिर उठाया और जिद के साथ खेत की तरफ चल पड़ी। वो टूट नहीं सकती थी, अपने लिए, अपनी बहनों के लिए और उस इंसान के लिए जिसने उसे उम्मीद दी थी। उसे स्ट्रांग रहना था। शाम होने लगी, सूरज की लाल रोशनी आसमान में फैल गई। गांव के दरवाजे पर लिन दाजुआंग दिखाई दिया, पीठ पर भारी टोकरी के साथ। पूरे रास्ते वो सोच रहा था कि शिकार का क्या करना है। 3 खरगोश, 2 तीतर, एक एक घर के लिए रखेगा, बाकी शहर में बेच देगा। बैजर भी अच्छी कीमत देगा, उसका फैट जलने के इलाज में काम आता है। उसके हिसाब से पैसे और राशन इतने मिल जाएंगे कि फैमिली 1 महीने आराम से जी सके। तभी उसने कुछ अजीब नोटिस किया। गांव के एंट्रेंस पर आज ज्यादा लोग जमा थे। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार जंगल की तरफ जा रही थीं। जैसे ही वो दिखाई दिया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई चमत्कार देख लिया हो। उन्होंने क्या देखा? वो लड़का जिसे वो बेकार समझते थे, गरीब, यूजलेस, वो आज जंगल से वापस आ रहा था, भरी हुई टोकरी के साथ। अंदर क्या है साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वजन असली था। ये कैसे हो सकता है? सुबह तो खाली हाथ गया था, एक दिन में इतना शिकार? शायद जंगली घास तोड़ लाया होगा। भीड़ में लिन एर्गू भी था। पहले तो वो हंसा, मजाक उड़ाने के लिए तैयार, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, उसकी हंसी जम गई। टोकरी से खरगोश के कान और तीतर के पंख साफ दिख रहे थे। उसने सच में शिकार किया? किसी ने जोर से कहा। बस माहौल एक्सप्लोड हो गया। अरे इसमें तो 1 से ज्यादा हैं। मैंने भी देखा, खरगोश, तीतर, ये कैसे पॉसिबल है? हमारे बेस्ट हंटर्स भी 10 दिन में इतना नहीं लाते। सब लोग हैरान थे, गर्दनें बढ़ाकर देखने की कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे मजाक से शौक में बदल गए। लिन एर्गू का चेहरा काला पड़ गया। सुबह उसने सबके सामने कहा था 3 दिन में रोते हुए वापस आएगा, और अब 1 दिन में ही पूरी टोकरी भरकर आ गया। ये सिर्फ इंसल्ट नहीं था, ये तो जैसे उसे जमीन में गाड़ दिया गया हो। उसे इग्नोर करते हुए वो सीधा चलता हुआ भीड़ के बीच से निकल गया, अपने नए घर की तरफ। उसके जाते ही कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर किसी ने धीरे से कहा, मैंने सही देखा था ना? उसने सच में पूरी टोकरी भरी थी। हाँ, कम से कम 3 से 4 जानवर तो थे। ये
अनबिलीवेबल है। पहले तो मुश्किल से खरगोश मिलता था, अचानक इतना स्किल्ड कैसे हो गया? कोई चमत्कार है क्या? लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो लड़का अचानक इतना कैपेबल कैसे हो गया। लिन एर्गू का चेहरा लाल, फिर पीला, फिर लाल हो रहा था। वो बेहद ऑकवर्ड लग रहा था। इसमें बड़ी बात क्या है? उसने जिद में कहा। शायद उसे कुछ मरे हुए जानवर मिल गए होंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पास खड़े एक लड़के ने डाउट में कहा। लेकिन वो जानवर तो फ्रेश लग रहे थे। तुम कुछ नहीं जानते, उसने गुस्से से कहा। पहाड़ों में जानवर लड़ते रहते हैं, मरना नॉर्मल है। वो बस लकी था। हालांकि अंदर से वो जानता था ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था कि जिसे वो नीचा समझता था वो उससे बेहतर हो सकता है। कुछ लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन बाकी चुप थे, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं थे। एक जानवर मिलना लक हो सकता है, लेकिन पूरी टोकरी, ये कुछ अलग था। सबके मन में अलग अलग थॉट्स थे। अगर वो सच में इतना केपेबल है तो किसी विधवा की मदद करना शर्म की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और काबिलियत की निशानी है। उधर लिन डजुआंग घर पहुंच चुका था। कैन लान मुर्गियों को दाना दे रही थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, मुड़ी और उसे देखा। तुम आ गए, उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। आज कैसा रहा? कुछ मिला? उसने धीरे से पूछा। वो ज्यादा उम्मीद करके डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया और टोकरी नीचे रख दी। खुद देख लो। वो झुककर देखने लगी और देखते ही फ्रीज हो गई। 3 मोटे खरगोश, 2 खूबसूरत तीतर और एक और जानवर। पूरी टोकरी भरी हुई थी। ये सब तुमने पकड़ा? उसकी आवाज कांप रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल 3 मिलना ही बड़ी बात लगी थी, आज उससे भी ज्यादा। ये हंटिंग नहीं था, ये तो जैसे उठाकर लाना था। बिल्कुल, उसने आराम से कहा। दीदी, जीजा आ गए। अंदर से चिन शुए भाग कर आई, उसके पीछे चिन शुआंग। जैसे ही उन्होंने शिकार देखा, वो भी शॉक में रह गई। इतना सारा मांस! चिन शुए खुशी से उछलने लगी, यहाँ तक कि चिन शुआंग भी सरप्राइज छुपा नहीं पाई। उसने उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में डाउट नहीं था, बस कुछ अलग जो वो खुद समझ नहीं पा रही थी। ठीक है, खड़े मत रहो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चिन लान, तुम और चिन शुआंग पानी उबालो और साफ करो। चिन शुए, बड़ा बर्तन धोकर लाओ, आज स्ट्यू बनेगा। ठीक है, तीनों ने एक साथ कहा। उनके चेहरे असली खुशी से चमक रहे थे। काफी समय बाद घर में हंसी और गर्माहट वापस आई थी। उन्हें काम करते देखकर उसके दिल में संतोष था। उसे पता था आज से ये फैमिली भूखी नहीं रहेगी और वो अपने हाथों से इन्हें बेहतर जिंदगी देगा। उसने गांव के एंट्रेंस की तरफ देखा, हल्की कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ। लिन एर्गू और जो मुझे नीचा समझते थे, बस देखते जाओ, मेरे अच्छे दिन अब शुरू हुए हैं। जैसे ही रात हुई, घर का आंगन रोशनी और रौनक से भर गया। बीच में बड़ा लोहे का बर्तन रखा था, नीचे आग जल रही थी, अंदर मांस उबल रहा था। आज पकड़ा गया बैजर काटकर जंगल के मशरूम और प्याज के साथ पक रहा था। खुशबू इतनी शानदार थी कि पूरे आंगन में फैल गई और दीवारों से बाहर निकलकर आधे गांव को अपनी तरफ खींच रही थी। छिंशुए छोटी स्टूल पर बैठी बिना पलक झपकाए बर्तन को देख रही थी। उसकी नाक खुशबू से फड़क रही थी, लगभग मुंह में पानी आ रहा था। जीजा, बन गया क्या? वो बार बार पूछ रही थी। बस होने वाला है, जल्दी मत करो, उसने हंसते हुए कहा। बैडगर का मांस धीरे पकता है, तभी सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। घर के अंदर किन लान और किन शुआंग काम में लगी हुई थी, सफाई करते हुए। दोनों ने बाकी बचे 2 खरगोश और 2 जंगली मुर्गे पहले ही तैयार कर लिए थे। उसके बताए तरीके से उन्होंने मांस में नमक लगाया और उसे छत के नीचे टांग दिया ताकि वो सूख कर प्रिजर्व्ड मीट बन जाए जो लंबे समय तक चल सके। जब सब काम खत्म हो गया, किन लान ताजा गूंथे हुए मकई के आटे का एक बर्तन लेकर बाहर आई। उसकी नजर आंगन की तरफ गई। वहां वो लंबा सा इंसान चूल्हे के पास काम कर रहा था और उसकी छोटी बहन के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। कुछ समय पहले तक उसे लगता था कि उनकी फैमिली खत्म हो चुकी है। वो तो सबसे बुरा सोच चुकी थी कि अपनी बहनों के साथ भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसका आना जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण था। सिर्फ 2 दिनों में उनका घर, जहाँ खाने को कुछ नहीं था, अब वहाँ मांस पक रहा था। इतनी जल्दी बदलाव, जैसे कोई सपना हो। दीदी, क्या देख रही हो? छिंजुए ने पूछा। कुछ नहीं, उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद छिन शुए धीरे से बोली, दीदी, वो सच में काफी कैपेबल लगता है। ये पहली बार था जब उसने उसकी तारीफ की थी। किन लान ने हैरानी से उसे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। हाँ, वो सच में काबिल है। खाना तैयार है, आ जाओ। उसी वक्त उसने आवाज लगाई। उसने मोटे कपड़े से गर्म बर्तन उठाया और आंगन में पत्थर की मेज पर रख दिया। ये खाना तैयार! छिन शुए खुशी से चिल्लाई और भाग कर आ गई। सब लोग मेज के चारों तरफ बैठ गए। उसने सबसे पहले छिन शुए को एक बड़ा सा टेंडर मीट का टुकड़ा दिया, फिर चिन लान और चिन शुआंग को। खाओ, तुम लोग बहुत कमजोर हो। छिन शुए अब रुक नहीं पाई। उसने गरम मांस उठाया और बड़ा सा बाइट लिया। बहुत टेस्टी है।
बहुत मजेदार, वो मुंह जलाते हुए भी बोल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर प्योर खुशी थी। बाकी दोनों भी धीरे धीरे खाने लगी। मांस इतना सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट था कि मुंह में जाते ही पिघल रहा था। कितने समय बाद उन्हें ऐसा स्वाद मिला था। खाते खाते अचानक छिनलान की आंखों से आंसू गिरने लगे, एक एक करके तीन उसके कटोरे में। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी और शुक्रिया के आंसू थे। उसे देखकर उसका दिल भी भर आया। आज के समय में मांस खाना आम बात है, लेकिन उस दौर में उनके जैसे परिवार के लिए ये एक रेयर और कीमती खुशी थी। रो क्यों रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब से हमारे घर में रोज मांस बनेगा। उसने सबसे बड़ा टुकड़ा उसके कटोरे में रख दिया। उसने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और दिल भरकर खाने लगी। सबने पेट भरकर खाया, इतना कि पेट घोल हो गए। स्ट्यू की एक बूंद भी नहीं बची, यहाँ तक कि सूप भी मकई की रोटी से साफ कर दिया गया। खाने के बाद उसने आराम नहीं किया। उसने बाकी बचे खरगोश और तीतर निकाले और कहा, छिनलान, ये कल अपने मायके लेकर जाना। वो चौंक गई। मायके? हाँ, उसने सिर हिलाया। तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया और जो कुछ हुआ उसके बाद वो जरूर चिंतित होंगे। ये ले जाओ ताकि उन्हें पता चले कि अब तुम ठीक हो, और गांव वालों को भी दिखाओ कि अब हमारा हाल बदल चुका है। उसने सब कुछ सोच रखा था। वो सिर्फ फैमिली को अच्छा जीवन नहीं देना चाहता था, बल्कि उन्हें इज्जत के साथ जीना भी सिखाना चाहता था। छिनलान उसे देखती रही। उसका दिल अलग अलग भावनाओं से भर गया। ये इंसान सिर्फ केपेबल नहीं था, बल्कि हर तरीके से केयरिंग और समझदार था। उसे लगा इस जिंदगी में उससे मिलना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य है। ठीक है, जैसा आप कहें, उसने धीरे से कहा। चेहरा हल्का लाल हो गया। उसकी शर्मीली मुस्कान देखकर उसके दिल में गर्माहट आ गई। उसे लगा वो दिन दूर नहीं जब वो सच में उसे अपना कह पाएगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही छिनलान खरगोश और तीतर लेकर अपने मायके चली गई। वहीं दूसरी तरफ वो भी खाली नहीं बैठा। उसने बाकी शिकार टोकरी में रखा और शहर जाने की तैयारी की। घर में मांस ज्यादा देर नहीं टिकेगा। उसे जल्दी बेचकर पैसे और राशन लेना जरूरी था। जीजा, मैं भी चलूं? छिनशुए ने उत्साह से कहा। वो बचपन से शहर बहुत कम गई थी। तुम वहाँ क्या करोगी? उसने हंसते हुए उसके गाल दबाए। बस देखना है, मैं सामान उठाने में भी मदद कर दूंगी, उसने गर्व से कहा। उसने थोड़ी देर सोचा, शायद उसके लिए अच्छा होगा दुनिया देखना। ठीक है, लेकिन पास रहना, खो मत जाना। ठीक है। दोनों टोकरी उठाकर शहर की तरफ चल पड़े। गांव से शहर तक 10 मील से ज्यादा का रास्ता था, पहाड़ी रास्ता, लगभग 1 घंटे का सफर। लेकिन उसकी ताकत के कारण ये दूरी कुछ भी नहीं थी और छिनशुए भी कमजोर नहीं थी। बचपन से खेतों में काम किया था। पूरे रास्ते वो चिड़िया की तरफ बातें करती रही। वो पेशेंटली जवाब देता रहा और दोनों के बीच दूरी कम होती गई। जब वो शहर पहुंचे तो वो सीधे सप्लाई स्टोर की बजाय एक शांत गली में चला गया। ये था ब्लैक मार्केट। यहाँ रिस्क था लेकिन फायदा भी था। कोई कूपन्स नहीं चाहिए और दाम भी फ्लेक्सिबल होते थे। आज किस्मत उसके साथ थी। थोड़ी देर में ही उसे एक ट्रेडर मिल गया जो जंगल का सामान खरीदता था। जैसे ही उसने टोकरी देखी, उसकी आंखें चमक उठी। एक बैजर, 2 मोटे खरगोश और एक तीतर। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद डील फिक्स हुई। 21 युआन 50 सेंट्स और साथ में 15 पाउंड के फूड कूपन और एक तीतर। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद डील फाइनली फिक्स हो गई। 21 युआन 50 सेंट्स और साथ में 15 पाउंड के नेशनल फूड कूपन्स। जैसे ही ट्रेडर ने क्रिस्प नोट और कूपन्स उसकी तरफ बढ़ाए, छिनशुए की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। 20 युआन से भी ज्यादा और 15 पाउंड के फूड कूपन्स। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उनके गांव में एक मजबूत मजदूर भी अगर पूरे साल मेहनत करे तब जाकर अच्छे साल में इतना कमा पाता था। लेकिन उसके जीजा ने सिर्फ 2 दिनों में ये सब कमा लिया था। अब वो उसे अलग नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में एडमिरेशन भरी हुई थी, जैसे वो कोई ऐसा इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है। चलो तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाता हूँ। उसने पैसे और कूपन संभाल कर रखे और खुश मूड में छिनशुए का हाथ पकड़कर गली से बाहर निकल आया। वो उसे एक स्टेट रन रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उसने 20 सेंट्स खर्च करके 2 गरम गरम मीट बन्स खरीदे, एक उसके लिए, एक अपने लिए। छिनशुए ने वो सॉफ्ट सफेद बन दोनों हाथों में पकड़ा। उसकी खुशबू सूंघते ही उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया, लेकिन वो उसे खाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। खाओ, गरम है अभी, उसने मुस्कुराकर कहा। तब जाकर उसने धीरे से एक छोटा सा बाइट लिया। सॉफ्ट डो और जूसी फीलिंग इतना स्वादिष्ट था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। बहुत बहुत टेस्टी है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसे इतना खुश देखकर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। वो तुरंत घर वापस नहीं गया, बल्कि उसे पूरे शहर में घुमाया। उसने 2 जिन सफेद आटा खरीदा, 2 जिन पोर्क और कई फीट नया कपड़ा, ताकि क्विनलान और उसकी दोनों बहनों के लिए
नए कपड़े बन सकें। आखिर में उसने छिनजुए के लिए रंग बिरंगी फ्रूट कैंडीज का एक बड़ा पैकेट भी खरीदा। जैसे ही उसने वो चमकदार मिठाइयों का पैकेट उसके हाथ में दिया, छोटी लड़की की आंखों में आंसू भर आए। ये उसकी जिंदगी का पहला गिफ्ट था। अरे रो क्यों रही हो? उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अगर अच्छे से बिहेव करोगी तो रोज कैंडी दिलाऊंगा। ठीक है। उसने जोर से सिर हिलाया और कैंडीज को ऐसे पकड़ लिया जैसे दुनिया का सबसे कीमती ट्रेजर हो। जब दोनों ढेर सारे सामान के साथ घर लौटे तब छिनलान भी अपने मायके से वापस आई थी। इतना सारा सामान देखकर, खासकर नया कपड़ा, वो सरप्राइज भी हुई और खुश भी। इतना सब क्यों खरीद लिया? उसने हल्का डांटते हुए कहा। इतना खुलकर पैसे खर्च मत करो। लेकिन उसके बोलने के बावजूद उसकी आंखों की खुशी छुप नहीं रही थी। कौन सी औरत सुंदर नहीं दिखना चाहती? किसे नए कपड़े पसंद नहीं आते? पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, उसने कैजुअली कहा। फिर बाकी बचे पैसे और कूपन्स उसके हाथ में रख दिए। ये लो, अब से घर का खर्च तुम संभालोगी। उसने कांपते हाथों से पैसे पकड़े। ये ठीक नहीं है। पैसे आपने कमाए हैं, मैं नहीं ले सकती। वो वापस करने लगी, लेकिन उसने धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छिनलान, अब मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। बाहर का काम मैं संभालूंगा, घर तुम संभालो। हम दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे। उसके हाथ बड़े और गर्म थे। हथेलियों पर मेहनत के रफ निशान थे, लेकिन उनमें एक अजीब कंफर्ट था। उसे पहली बार ऐसा पीस महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने सामने खड़े इंसान को देखा। सिर्फ 3 दिन हुए थे उसके आने को, लेकिन घर की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वो सिर्फ खाना और पैसा नहीं लाया था, वो उम्मीद और इज्जत भी वापस लाया था। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया और पैसे कसकर पकड़ ली। लेकिन तभी वो थोड़ा करीब झुका और धीरे से उसके कान में बोला, इतने पैसे और वर्क पॉइंट्स दे दिए हैं तो क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? उसकी गर्म सांस उसके कानों से टकराई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो समझ गई थी उसका मतलब क्या है। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था आज रात के बाद मेन रूम में एक्स्ट्रा बेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये घर सच में अंदर और बाहर से एक फैमिली बन चुका था। सुबह होते ही वो उठ गया। उसके पास छिनलान अभी भी गहरी नींद में थी। उसकी सांसें शांत थीं। लंबी पलकों पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी। कल रात वो धीरे से उसके करीब आ गई थी। शुरू में दोनों थोड़े शाय थे, लेकिन बाद में वो आराम से उसकी बाहों में सो गई। उसे अपने करीब पकड़कर वो पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, किसी साथी के साथ जिंदगी अकेली जिंदगी से कितनी अलग होती है। ज्यादा गर्म, ज्यादा खुश और ज्यादा जिंदा। वो चुपचाप उठा ताकि उसकी नींद न टूटे। जब वो मेन रूम में पहुंचा तो किन श्यू और किन श्वांग पहले से जाग चुकी थीं। दोनों मेज के पास बैठी थीं और कल शहर से लाए गए नए कपड़ों को देखकर धीरे धीरे बातें कर रही थीं। कपड़ा स्मूथ और चमकदार था, रंग ब्राइट और सुंदर थे, गांव वालों के रफ और फीके कपड़ों से बिल्कुल अलग। जीजा! जैसे ही उन्होंने उसे देखा, दोनों की आंखें चमक उठीं, फिर जल्दी से कपड़े पीछे छुपा लिए। थोड़ा और सो लेती, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नींद ही नहीं आ रही थी, बस नए कपड़े देख रहे थे। छिनशुए ने एक्साइटमेंट से कहा, तो पहनकर देख लो, फिट आते हैं या नहीं। वो पानी के घड़े से ठंडा पानी लेकर मुंह धोने लगा। उसी समय छिनशुआंग थोड़ा हेजिटेट हुई। कपड़े इतने अच्छे हैं, अगर काम करते हुए गंदे हो गए तो? उसकी बात सुनकर उसका दिल नरम पड़ गया। गरीब घरों के बच्चे हमेशा इतने समझदार होते हैं, ये सोचकर उसे गर्व भी हुआ और दुख भी। फिक्र मत करो, उसने मुस्कुराकर कहा, कपड़े पहनने के लिए होते हैं, गंदे होंगे तो धो लेंगे, फट गए तो नए दिला दूंगा। उसने ये बात कैजुअली कही, लेकिन उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। अब सिस्टम की वजह से उसके पास सच में वो कॉन्फिडेंस था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो धीरे से कमरे में गईं और थोड़ी देर बाद पर्दा उठा। 2 छोटी लड़कियां नए चमकदार कपड़ों में बाहर आईं। कहावत सच थी, कपड़े इंसान बदल देते हैं। अब वो पहले से हेल्थी लग रही थी। अच्छा खाना मिलने से चेहरों पर लालिमा आ गई थी। गांव के बाकी बच्चों की तरह कमजोर और पीली नहीं। नए कपड़ों में वो लगभग शहर के बच्चों जैसी लग रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो, उसने दिल से कहा। तभी छिनलान भी उठकर बाहर आई। उसने कोट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहनों को देखा, वो कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसकी आंखें भावुक होकर लाल हो गईं। दाजुआंग, आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ में उसका अपना नया ड्रेस था, लेकिन उसने अभी तक पहना नहीं था। हम फैमिली हैं, ऐसा मत कहो, उसने प्यार से कहा। तुम भी पहन कर आओ, मुझे देखने दो। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो चुपचाप सिर हिलाकर अंदर चली गई।
जब वो दोबारा बाहर आई तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। गांव में वो हमेशा अपनी ग्रेसफुल फिगर और जेंटल ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। पुराने पैच्ड कपड़ों में भी उसके अंदर नेचुरल चार्म था, लेकिन अब हल्की नीली शर्ट और काली पैंट में वो बिल्कुल फ्रेश और एलिगेंट लग रही थी। उसकी मैच्योर ब्यूटी उसे और भी खास बना रही थी। मैं ठीक लग रही हूँ? उसने धीरे से पूछा। वो उसकी नजरों से थोड़ा शाय महसूस कर रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने पूरी सिंसेरिटी से कहा। और उसी पल उसने मन ही मन एक प्रॉमिस किया, अब से वो और उसकी बहनें हर दिन अच्छे कपड़े पहनेंगी और अच्छा खाना खाएंगी। ब्रेकफास्ट में स्टीम्ड बन्स थे और कल की बची हुई चिकन सूप। चारों ने खुशी और सेटिस्फैक्शन के साथ खाना खाया। खाने के बाद चिनलन और उसकी बहनें वेजिटेबल गार्डन चली गईं। वहीं वो सोच रहा था कि गांव के एंट्रेंस पर जाकर कुछ और स्नैक्स बना ले, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे फिर से आंट वांग मिल गई। जैसे ही उसने चिनलान और उसकी बहनों को नए कपड़ों में देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे चिनलान, ये क्या हो रहा है? तुम लोग अमीर हो गए क्या? पूरा परिवार नए कपड़ों में घूम रहा है। वो जल्दी से पास आई और उसकी स्लीव छूने लगी, लेकिन क्विनलैन इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। ये डजुआंग ने खरीदे हैं, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों थी। उसने खरीदे? आंट वांग की आवाज अचानक तेज हो गई। इतने पैसे आए कहां से? कुछ दिन पहले तक तो हालत खराब थी। वाह, अब तो मजे चल रहे हैं तुम्हारे। उसकी आवाज में जेलसी साफ थी। चिनलन का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। तभी वो बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी लंबी बॉडी जैसे किनलान और उसकी बहनों को शील्ड कर रही थी। आंट वांग, उसने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, सुबह सुबह इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? माई ओन फैमिली। ये शब्द सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका चेहरा गर्म हो गया, लेकिन अंदर एक अजीब वार्मथ महसूस हुई। आंट वांग उसकी आवाज से थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी बोली, मैं तो बस पूछ रही थी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और क्या पता पैसा ईमानदारी से कमाया भी है या नहीं। मैंने शिकार करके कमाया है, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर बेकार की बातें जारी रखी तो फिर मुझे रूडनेस होने का दोष मत देना। ये कहकर उसने उसे इग्नोर किया और चिनलान से बोला, चलो मैं भी खेत तक चलता हूँ। उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। जितना उनकी जिंदगी बेहतर होगी उतनी ही गांव वालों की गॉसिप बढ़ेगी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं था, उसे ऐसा बनना था जिसे लोग रिस्पेक्ट भी करें और डरे भी, ताकि कोई पीछे से बातें करने की हिम्मत न करे। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार पहाड़ जाऊंगा तो कुछ बड़ा लेकर लौटूंगा। वो चिनलान और उसकी दोनों बहनों के साथ खेत की तरफ चल पड़ा, लेकिन वहां भी वो खाली नहीं बैठा। उसने पहले से तैयार की हुई तार निकाली और ध्यान से स्नेयर बनाना शुरू कर दिया। उधर चिनलन काम करते करते चोरी से उसे देख रही थी। धूप में उसका साइड प्रोफाइल मजबूत और भरोसेमंद लग रहा था। उसकी नजरें काम पर फोकस्ड थीं और उंगलियां स्किलफुली चल रही थीं। और एक तीतर। थोड़ी बार्गेनिंग के बाद डील फाइनली फिक्स हो गई। 21 युआन 50 सेंट्स और साथ में 15 पाउंड्स के नेशनल फूड कूपन्स। जैसे ही ट्रेडर ने क्रिस्प नोट और कूपन्स उसकी तरफ बढ़ाए, छिन शुए की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। 20 युएन से भी ज्यादा और 15 पाउंड्स के फूड कूपन्स। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा था। उनके गांव में एक मजबूत मजदूर भी अगर पूरे साल मेहनत करे तब जाकर अच्छे साल में इतना कमा पाता था, लेकिन उसके जीजा ने सिर्फ 2 दिनों में ये सब कमा लिया था। अब वो उसे अलग नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में एडमिरेशन भरी हुई थी, जैसे वो कोई ऐसा इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है। चलो तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाता हूँ। उसने पैसे और कूपन संभाल कर रखे और खुश मूड में छिनशुए का हाथ पकड़कर गली से बाहर निकल आया। वो उसे एक स्टेट रन रेस्टोरेंट में ले गया। वहां उसने 20 सेंट्स खर्च करके 2 गरम गरम मीट बन्स खरीदे, एक उसके लिए एक अपने लिए। छिनशुए ने वो सॉफ्ट सफेद बन दोनों हाथों में पकड़ा। उसकी खुशबू सूंघते ही उसका चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया, लेकिन वो उसे खाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। खाओ, गरम है अभी, उसने मुस्कुराकर कहा। तब जाकर उसने धीरे से एक छोटा सा बाइट लिया। सॉफ्ट डो और जूसी फीलिंग इतना स्वादिष्ट था कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। बहुत बहुत टेस्टी है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उसे इतना खुश देखकर वो खुद भी मुस्कुरा दिया। वो तुरंत घर वापस नहीं गया, बल्कि उसे पूरे शहर में घुमाया। उसने 2 जिन सफेद आटा खरीदा, 2 जिन पोर्क और कई फीट नया कपड़ा, ताकि क्विनलान और उसकी दोनों बहनों के लिए
नए कपड़े बन सकें। आखिर में उसने छिनजुए के लिए रंग बिरंगी फ्रूट कैंडीज का एक बड़ा पैकेट भी खरीदा। जैसे ही उसने वो चमकदार मिठाइयों का पैकेट उसके हाथ में दिया, छोटी लड़की की आंखों में आंसू भर आए। ये उसकी जिंदगी का पहला गिफ्ट था। अरे रो क्यों रही हो? उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अगर अच्छे से बिहेव करोगी तो रोज कैंडी दिलाऊंगा। ठीक है, उसने जोर से सिर हिलाया और कैंडीज को ऐसे पकड़ लिया जैसे दुनिया का सबसे कीमती ट्रेजर हो। जब दोनों ढेर सारे सामान के साथ घर लौटे तब छिनलान भी अपने मायके से वापस आई थी। इतना सारा सामान देखकर, खासकर नया कपड़ा, वो सरप्राइज भी हुई और खुश भी। इतना सब क्यों खरीद लिया? उसने हल्का डांटते हुए कहा। इतना खुलकर पैसे खर्च मत करो। लेकिन उसके बोलने के बावजूद उसकी आंखों की खुशी छुप नहीं रही थी। कौन सी औरत सुंदर नहीं दिखना चाहती? किसे नए कपड़े पसंद नहीं आते? पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, उसने कैजुअली कहा। फिर बाकी बचे पैसे और कूपन्स उसके हाथ में रख दिए। ये लो, अब से घर का खर्च तुम संभालोगी। उसने कांपते हाथों से पैसे पकड़े। ये ठीक नहीं है। पैसे आपने कमाए हैं, मैं नहीं ले सकती। वो वापस करने लगी, लेकिन उसने धीरे से उसके हाथ पकड़ लिए और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छिनलान, अब मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। बाहर का काम मैं संभालूंगा, घर तुम संभालो। हम दोनों मिलकर इस घर को बनाएंगे। उसके हाथ बड़े और गर्म थे, हथेलियों पर मेहनत के रफ निशान थे, लेकिन उनमें एक अजीब कंफर्ट था। उसे पहली बार ऐसा पीस महसूस हुआ जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उसने सामने खड़े इंसान को देखा। सिर्फ 3 दिन हुए थे उसके आने को, लेकिन घर की पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वो सिर्फ खाना और पैसा नहीं लाया था, वो उम्मीद और इज्जत भी वापस लाया था। उसका दिल पूरी तरह पिघल गया। उसने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया और पैसे कसकर पकड़ ली। लेकिन तभी वो थोड़ा करीब झुका और धीरे से उसके कान में बोला, इतने पैसे और वर्क पॉइंट्स दे दिए हैं तो क्या मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? उसकी गर्म सांस उसके कानों से टकराई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो समझ गई थी उसका मतलब क्या है। उसने शर्माते हुए सिर झुका लिया और धीरे से बोली, ठीक है। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था आज रात के बाद मेन रूम में एक्स्ट्रा बेडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये घर सच में अंदर और बाहर से एक फैमिली बन चुका था। सुबह होते ही वो उठ गया। उसके पास छिनलान अभी भी गहरी नींद में थी। उसकी सांसें शांत थीं। लंबी पलकों पर सुबह की हल्की रोशनी पड़ रही थी। कल रात वो धीरे से उसके करीब आ गई थी। शुरू में दोनों थोड़े शाय थे, लेकिन बाद में वो आराम से उसकी बाहों में सो गई। उसे अपने करीब पकड़कर वो पूरी रात ठीक से सो ही नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा, किसी साथी के साथ जिंदगी अकेली जिंदगी से कितनी अलग होती है। ज्यादा गर्म, ज्यादा खुश और ज्यादा जिंदा। वो चुपचाप उठा ताकि उसकी नींद न टूटे। जब वो मेन रूम में पहुंचा तो किन श्यू और किन श्वांग पहले से जाग चुकी थी। दोनों मेज के पास बैठी थीं और कल शहर से लाए गए नए कपड़ों को देखकर धीरे धीरे बातें कर रही थीं। कपड़ा स्मूथ और चमकदार था, रंग ब्राइट और सुंदर थे, गांव वालों के रफ और फीके कपड़ों से बिल्कुल अलग। जीजा! जैसे ही उन्होंने उसे देखा, दोनों की आंखें चमक उठीं, फिर जल्दी से कपड़े पीछे छुपा लिए। थोड़ा और सो लेती, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नींद ही नहीं आ रही थी, बस नए कपड़े देख रहे थे। छिन शुए ने एक्साइटमेंट से कहा, तो पहनकर देख लो, फिट आते हैं या नहीं। वो पानी के घड़े से ठंडा पानी लेकर मुंह धोने लगा। उसी समय छिन शुआंग थोड़ा हेजिटेट हुई। कपड़े इतने अच्छे हैं, अगर काम करते हुए गंदे हो गए तो? उसकी बात सुनकर उसका दिल नरम पड़ गया। गरीब घरों के बच्चे हमेशा इतने समझदार होते हैं, ये सोचकर उसे गर्व भी हुआ और दुख भी। फिक्र मत करो, उसने मुस्कुराकर कहा, कपड़े पहनने के लिए होते हैं, गंदे होंगे तो धो लेंगे, फट गए तो नए दिला दूंगा। उसने ये बात कैजुअली कही, लेकिन उसकी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था। अब सिस्टम की वजह से उसके पास सच में वो कॉन्फिडेंस था। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। वो धीरे से कमरे में गईं और थोड़ी देर बाद पर्दा उठा। 2 छोटी लड़कियां नए चमकदार कपड़ों में बाहर आईं। कहावत सच थी, कपड़े इंसान बदल देते हैं। अब वो पहले से हेल्थी लग रही थी। अच्छा खाना मिलने से चेहरों पर लालिमा आ गई थी। गांव के बाकी बच्चों की तरह कमजोर और पीली नहीं, नए कपड़ों में वो लगभग शहर के बच्चों जैसी लग रही थी। तुम दोनों बहुत अच्छी लग रही हो, उसने दिल से कहा। तभी छिनलान भी उठकर बाहर आई। उसने कोट पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बहनों को देखा, वो कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसकी आंखें भावुक होकर लाल हो गईं। दाजुआंग, आपने बहुत ज्यादा खर्च कर दिया, उसने धीरे से कहा। उसके हाथ में उसका अपना नया ड्रेस था, लेकिन उसने अभी तक पहना नहीं था। हम फैमिली हैं, ऐसा मत कहो, उसने प्यार से कहा। तुम भी पहन कर आओ, मुझे देखने दो। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। वो चुपचाप सिर हिलाकर अंदर चली गई।
जब वो दोबारा बाहर आई तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। गांव में वो हमेशा अपनी ग्रेसफुल फिगर और जेंटल ब्यूटी के लिए जानी जाती थी। पुराने पैच्ड कपड़ों में भी उसके अंदर नेचुरल चार्म था, लेकिन अब हल्की नीली शर्ट और काली पैंट में वो बिल्कुल फ्रेश और एलिगेंट लग रही थी। उसकी मैच्योर ब्यूटी उसे और भी खास बना रही थी। मैं ठीक लग रही हूँ? उसने धीरे से पूछा। वो उसकी नजरों से थोड़ा शाय महसूस कर रही थी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने पूरी सिंसेरिटी से कहा। और उसी पल उसने मन ही मन एक प्रॉमिस किया, अब से वो और उसकी बहनें हर दिन अच्छे कपड़े पहनेंगी और अच्छा खाना खाएंगी। ब्रेकफास्ट में स्टीम्ड बन्स थे और कल की बची हुई चिकन सूप। चारों ने खुशी और सेटिस्फैक्शन के साथ खाना खाया। खाने के बाद चिनलन और उसकी बहनें वेजिटेबल गार्डन चली गईं। वहीं वो सोच रहा था कि गांव के एंट्रेंस पर जाकर कुछ और स्नैक्स बना ले, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला उसे फिर से आंट वांग मिल गई। जैसे ही उसने चिनलान और उसकी बहनों को नए कपड़ों में देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे चिनलान, ये क्या हो रहा है? तुम लोग अमीर हो गए क्या? पूरा परिवार नए कपड़ों में घूम रहा है। वो जल्दी से पास आई और उसकी स्लीव छूने लगी, लेकिन क्विनलैन इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। ये डजुआंग ने खरीदे हैं, उसने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों थी। उसने खरीदे? आंट वांग की आवाज अचानक तेज हो गई। इतने पैसे आए कहां से? कुछ दिन पहले तक तो हालत खराब थी। वाह, अब तो मजे चल रहे हैं तुम्हारे। उसकी आवाज में जेलसी साफ थी। चिनलन का चेहरा हल्का पीला पड़ गया। तभी वो बाहर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसकी लंबी बॉडी जैसे किनलान और उसकी बहनों को शील्ड कर रही थी। आंट वांग, उसने शांत लेकिन फर्म आवाज में कहा, सुबह सुबह इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने अपनी फैमिली के लिए कपड़े खरीदे हैं, उससे आपको क्या प्रॉब्लम है? माय ओन फैमिली। ये शब्द सुनकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका चेहरा गर्म हो गया, लेकिन अंदर एक अजीब वार्मथ महसूस हुई। आंट वांग उसकी आवाज से थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर भी बोली, मैं तो बस पूछ रही थी, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और क्या पता पैसा ईमानदारी से कमाया भी है या नहीं। मैंने शिकार करके कमाया है, उसने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर बेकार की बातें जारी रखी तो फिर मुझे रूडनेस होने का दोष मत देना। ये कहकर उसने उसे इग्नोर किया और चिनलान से बोला, चलो मैं भी खेत तक चलता हूँ। उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। जितना उनकी जिंदगी बेहतर होगी उतनी ही गांव वालों की गॉसिप बढ़ेगी। सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं था, उसे ऐसा बनना था जिसे लोग रिस्पेक्ट भी करें और डरें भी, ताकि कोई पीछे से बातें करने की हिम्मत न करे। उसने मन ही मन सोचा, अगली बार पहाड़ जाऊंगा तो कुछ बड़ा लेकर लौटूंगा। वो चिनलान और उसकी दोनों बहनों के साथ खेत की तरफ चल पड़ा, लेकिन वहां भी वो खाली नहीं बैठा। उसने पहले से तैयार की हुई तार निकाली और ध्यान से स्नेयर बनाना शुरू कर दिया। उधर चिनलन काम करते करते चोरी से उसे देख रही थी। धूप में उसका साइड प्रोफाइल मजबूत और भरोसेमंद लग रहा था। उसकी नजरें काम पर फोकस्ड थीं और उंगलियां स्किलफुली चल रही थीं। उसकी उंगलियां बड़ी सावधानी से तार मोड़ रही थीं। उसके अंदर एक शांत ताकत थी, ऐसी प्रेजेंस जिसे देखकर ही लोगों को सिक्योरिटी महसूस हो। किनलान का दिल पूरी तरह उलझ चुका था। सुबह उसने जो कहा था, मेरी अपनी वाइफ, वो शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। वो जानती थी ज्यादातर आदमी जो मदद करने आते हैं वो बस कुछ समय के लिए रुकते हैं। उनका दिल अब भी अपने असली घर और फैमिली में ही रहता है, लेकिन वो अलग था। उसने सिर्फ उसके और लड़कियों के लिए कपड़े ही नहीं खरीदे, बल्कि सबके सामने उनके लिए खड़ा भी हुआ। किसी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाने का एहसास उसे अपने पति की मौत के बाद पहली बार महसूस हुआ था। ये सोचते ही उसके गाल हल्के गर्म हो गए। उधर दोनों छोटी लड़कियां भी पूरे मन से काम कर रही थीं। नए कपड़े पहनकर उनमें अलग ही एनर्जी आ गई थी। काम करते करते वो उससे बातें भी करती जा रही थी और उनकी हंसी पूरे खेत में गूंज रही थी। दोपहर तक चारों साथ में घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें कई गांव वाले मिले। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा, खासकर चिनलान और लड़कियों को नए कपड़ों में, सबकी नजरें अजीब हो गईं। कुछ जेलस, कुछ एनवियस और कुछ समझ से बाहर। उसने सब नोटिस किया। मन ही मन वो मुस्कुराया। सही कहते हैं लोग, जब इंसान गरीब हो तो कोई पूछता भी नहीं, और जैसे ही हालत सुधरने लगे दूर के रिश्तेदार भी सामने आ जाते हैं। असल में उनकी हालत अभी अमीरों जैसी नहीं थी, बस जिंदगी थोड़ी बेहतर हुई थी, लेकिन इतना ही काफी था दूसरों के अंदर जलन पैदा करने के लिए। कुछ लोग बस दूसरों को खुश नहीं देख सकते। घर लौटकर लंच खत्म करने के बाद उसने अपना बोन एरो और माचेते
निकाला और ध्यान से उन्हें साफ करने लगा। दाजुआंग, क्या आप आज दोपहर फिर पहाड़ जा रहे हो? चिनलान ने नर्वस होकर पूछा। वो उसके सीरियस चेहरे को देखकर समझ गई थी। हाँ, बस थोड़ा घूम कर आऊंगा, उसने कैजुअली जवाब दिया। लेकिन कल ही तो इतना शिकार लाए थे, थोड़ा आराम कर लो, पहाड़ सेफ नहीं है। वो उसके पास आ गई, मदद करना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी क्या करे। कुछ नहीं होगा, उसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सूखा मांस और अनाज तो है हमारे पास, लेकिन मैं कुछ पैसे और कमाना चाहता हूँ और इस घर को ठीक करवाना है। उसने दीवारों की तरफ इशारा किया। देखो कितनी दरारें हैं, बारिश आई तो पूरा घर टपकेगा। उसने दीवारों को देखा। मिट्टी की दीवारों में सच में कई क्रैक्स थीं। ये घर मेरे हस्बैंड ने बनाया था, उसने धीरे से कहा। कई साल हो गए, अब इसे रिपेयर करवाना जरूरी है, लेकिन घर में कोई आदमी नहीं था। मैं अकेली औरत 2 बच्चों के साथ ये सब कैसे कर पाती? जब उसने उसे हमारा घर कहते सुना तो उसका दिल भारी हो गया। उसके अंदर बिटरनेस भी थी और लॉन्गिंग भी। ये इंसान सच में इस जगह को अपना घर मान चुका था। तो ध्यान से जाना, उसने आखिर में धीरे से कहा। फिक्र मत करो, उसने जवाब दिया। उसने सामान बांधा, बो एरो कंधे पर डाला, मचेटे उठाई और निकलने की तैयारी कर ली। इस बार उसका टारगेट क्लियर था। वो पहाड़ के आउटर एरिया में नहीं जाएगा। वहां के छोटे जानवर वो पहले ही काफी हद तक शिकार कर चुका था और सिर्फ खरगोश या जंगली मुर्गे लाकर गांव वालों की गॉसिप बंद नहीं होगी। इस बार वो डीप माउंटेन्स में जा रहा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे वहां बड़े जानवर रहते हैं, वाइल्ड बोर्स, रो डियर, यहाँ तक कि बेयर्स और वुल्व्स भी। पहले के एक्सपीरियंस्ड हंटर्स भी सिर्फ पहाड़ के किनारों तक ही जाते थे। अंदर गहराई में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। अपनी पिछली जिंदगी में उसने पूरी उम्र शिकार किया था। उसे डीप माउंटेन्स का डेंजर अच्छी तरह पता था, लेकिन अब सब बदल चुका था। अब उसके पास सिस्टम था। उसने मन ही मन स्किल पैनल खोला। होस्ट लिन डजुआंग स्किल्स, बीस्ट ट्रैकिंग, ग्रीन 500 मीटर के अंदर वाइल्ड एनिमल्स के फुटप्रिंट्स और सेंट आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। आर्चरी मास्टरी, ग्रीन एरो चलाने की एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। ट्रैप सेटिंग, वाइड बेसिक हंटिंग ट्रैप्स बनाना आता है। स्टेमिना, वाइड एंड्योरेंस में हल्का इंक्रीज। ये स्किल्स बहुत हाई लेवल की नहीं थी, लेकिन उसके पुराने हंटिंग एक्सपीरियंस के साथ काफी थी। और वो ये भी जानता था स्ट्रॉन्ग प्रे का शिकार करने पर ही बेहतर स्किल्स मिलेंगी। डीप माउंटेन्स ही असली ट्रायल ग्राउंड था। गांव के एंट्रेंस पर पहुंचते ही उसे कुछ लड़के बातें करते दिखाई दिए। उनमें ली एर्गू भी था, जो हमेशा चिनलान के लिए फीलिंग्स रखता था। जैसे ही उसने उसका हंटिंग गियर देखा, वो हंस पड़ा। अरे लिन दाजुआंग, फिर पहाड़ जा रहे हो खरगोश उठाने? काफी लकी हो तुम, रोज मिल जाते हैं। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। वो रुका, उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, मैं कहाँ जाता हूँ, उसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। ओहो, अब तो बड़े बोल्ड हो गए हो। ली एर्गू खड़ा हो गया। 2 पुराने कपड़े खरीद दिए अपनी औरत के लिए तो खुद को खास समझने लगे। सुनो, उन पहाड़ों में अब तुम्हारे लिए रैबिट्स नहीं हैं, वहाँ डेंजरस बीस्ट्स हैं जो तुम्हें मार सकते हैं। अच्छा, तो फिर खुद जाकर देख लेता हूँ, उसने कामली कहा। ये बोलकर वो सीधा पीछे के पहाड़ की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़े लोग उसे जंगल में गायब होते देखते रहे। ली एर्गू ने जमीन पर थूकते हुए कहा, बेवकूफ, सच में अंदर जाने की हिम्मत कर रहा है? ब्रदर एर्गू, कहीं ये पागल तो नहीं? एक लड़के ने नर्वस होकर कहा। मेरे पिता कहते हैं जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। कौन परवाह करता है? ली एर्गू ने जलसी भरी आवाज में कहा। अच्छा है वहीं मर जाए, कम से कम रास्ते से हट जाएगा। लेकिन तब तक वो उनकी बातें सुनने से बहुत दूर निकल चुका था। अब वो पहाड़ के उस हिस्से में पहुंच चुका था जो उसके लिए फेमिलियर भी था और स्ट्रेंज भी। जंगल अचानक डार्क हो गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने आसमान ढक लिया था। हवा में सड़े हुए पत्तों और गीली मिट्टी की स्मेल भरी हुई थी। चारों तरफ गहरी शांति थी। बस कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी जो इस जगह को और मिस्टीरियस बना रही थी। उसने माचेते पर पकड़ मजबूत की। उसकी आंखें शार्प हो गईं। उसे पता था अब असली हंटिंग शुरू होने वाली है। डीप माउंटेन्स में कदम रखते ही उसकी पूरी प्रेजेंस बदल गई। अब वो गांव वाला शांत आदमी नहीं था, बल्कि शैडोज में छिपा हुआ प्रेडेटर था। हर कदम कॉशियस, हर मूवमेंट पर्पसफुल। उसकी आंखें ईगल की तरह आसपास स्कैन कर रही थीं और कान जंगल की सबसे हल्की आवाज भी पकड़ रहे थे। यही बीस्ट ट्रैकिंग स्किल का असली इफेक्ट दिखा। उसके दिमाग में जैसे इनविजिबल मैप बन गया हो। 500 मीटर्स के अंदर का हर निशान, हर टूटी हुई टहनी, हर फुटप्रिंट उसे साफ दिखाई दे रहा था। 300 मीटर आगे
लेफ्ट साइड, फ्रेश हॉफ प्रिंट्स उसने तुरंत जज किया। रो डियर और अकेला है। रो डियर जिसे लोग सिली रो भी कहते हैं, ज्यादा कॉशियस नहीं होता लेकिन बहुत तेज भागता है। अगर पहला एरो फेटल हिट न करे तो उसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उसने तुरंत पीछा नहीं किया। पहले उसने बैकपैक से मचेटी निकाली, पास की फ्लेक्सिबल ब्रांचेस काटी और मजबूत बेलें इकट्ठा की। वो पहले ट्रैप सेट कर रहा था। हालांकि ट्रैप सेटिंग स्किल सिर्फ बेसिक थी, लेकिन उसने उसे ट्रैप बनाने के प्रिंसिपल्स दे दिए थे और उसकी पुरानी जिंदगी का एक्सपीरियंस जोड़कर उसके ट्रैप्स काफी एडवांस्ड बन जाते थे। कुछ ही देर में उसने एक नैरो पैसेज में क्लेवर स्नेयर तैयार कर दिया। अगर डियर वहां पैर रखता तो बेलें तुरंत टाइट होकर उसकी टांग फंसा लेती। ट्रैप लगाने के बाद वो आराम से घूमकर विंडवर्ड साइड से डियर के करीब पहुंचा। रो डियर आराम से पत्ते खा रहा था। उसे स्लाइटेस्ट डेंजर का अंदाजा भी नहीं था। वो बेहद क्वाइटली मूव कर रहा था, सूखे पत्तों पर भी लगभग बिना आवाज के चल रहा था, जैसे कोई गोश्त धीरे धीरे डिस्टेंस कम करता हुआ। 100 मीटर्स, 80 मीटर्स, 50 मीटर्स। अब वो परफेक्ट शूटिंग रेंज में था। आर्चरी मास्टरी स्किल पूरी तरह एक्टिव हो चुकी थी। उसने धीरे से बो उठाया, एरो चढ़ाया और डियर की नेक पर एम किया। लेकिन जैसे ही वो एरो छोड़ने वाला था, अचानक जंगल में बदलाव हुआ। पास के जंगल से एक वाइल्ड वुल्फ हाउल गूंज उठा। रो डियर डर कर उछला और पागलों की तरह भागने लगा, सीधा उसी दिशा में जहां उसका ट्रैप लगा था। वो तुरंत अलर्ट हो गया, लेकिन उसका डर डियर की वजह से नहीं था, बल्कि उस वुल्फ हाउल की वजह से। वुल्व्स और आवाज से लग रहा है एक से ज्यादा हैं। उसने तुरंत एरो चलाने का आइडिया छोड़ दिया और तेजी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। उसी पल 3 बड़े वाइल्ड वुल्व्स जंगल से बाहर निकले। उन्होंने ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रखी थी और डियर का पीछा कर रहे थे। उनकी टीम वर्क डेंजरस थी और स्पीड बेहद तेज। लग रहा था कुछ ही सेकंड्स में डियर पकड़ा जाएगा। तभी पैनिक में भागता हुआ डियर सीधा उसके ट्रैप में घुस गया। स्नैप, एक हल्की आवाज हुई। मजबूत बेलें तुरंत टाइट हो गईं और डियर की पिछली टांग फंस गई। रो डियर जोर से चिल्लाया, लड़खड़ाया और जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। ये देखकर तीनों वुल्व्स तुरंत धीमे हो गए। उनकी ग्रीन चमकती आंखें सावधानी से गिरे हुए प्री को देख रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था शिकार खुद से कैसे गिर गया। वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सच में अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था। वो सिर्फ रो डियर पकड़ना चाहता था, लेकिन साथ में 3 वुल्व्स भी मिल गए। वुल्फ पेल्स काफी वैल्यूएबल होते हैं। एक स्किन भी अच्छे दाम में बिक सकती है। हालांकि वुल्फ मीट टेस्टी नहीं होता, लेकिन पेट भरने के काम आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वुल्व्स फियर्स बीस्ट्स थे। उनका शिकार करने पर सिस्टम से रो डियर से कहीं ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे, लेकिन उसने इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं किया। 3 अडल्ट वुल्व्स, यहाँ तक कि उसके पुराने एक्सपीरियंस और हंटिंग राइफल के साथ भी डेंजरस होते, और अभी उसके पास सिर्फ बो और मचेटी थी। उसे सही मोमेंट का इंतजार करना था, एक ऐसा मौका जहां एक स्ट्राइक में जीत मिल सके। तीनों वुल्व्स ने डियर के चारों तरफ 2 चक्कर लगाए। डेंजर कंफर्म न होने पर सबसे बड़ा वुल्फ आगे बढ़ा। उसने ग्राउल किया और अपना खूनी मुंह डियर की नेक की तरफ बढ़ा दिया। बाकी 2 वुल्व्स साइड में गार्ड कर रहे थे। यही मौका है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने बाव को फुल मून की तरह पूरी ताकत से खींच लिया। आर्चरी मास्टरी स्किल एक्टिव होते ही उसे लगा जैसे बो उसके शरीर का हिस्सा बन गई हो। एरो का पूरा पाथ उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर था। उसका टारगेट हेड वुल्फ नहीं था, बल्कि साइड में गार्ड कर रहा दूसरा वुल्फ था। हुश! एरो बिजली की तरह निकला, सीधा वुल्फ की आंख की तरफ। थर्ड! आओ! पूरे जंगल में दर्द भरी चीख गूंज उठी। वुल्फ को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। तीर सीधा जाकर भेड़िए की आंख में धंस गया। उसकी खोपड़ी को चीरते हुए सीधे दिमाग तक पहुंच गया। भेड़िया 2 बार तड़तपा और वहीं ढेर हो गया। ये अचानक हुआ पलटवार देखकर बाकी दोनों भेड़िए भी चौंक गए। अल्फा वुल्फ ने तुरंत हिरण की गर्दन छोड़ी, तेजी से पलटा और घूरते हुए उस बड़े पेड़ की तरफ देखने लगा जहां वो छिपा हुआ था। उसके मुंह से खून टपक रहा था और गले से खतरनाक गुर्राहट निकल रही थी। दूसरा भेड़िया भी अपनी पीठ तान कर दांत दिखाने लगा, लेकिन उसने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। पहला तीर छोड़ते ही दूसरा तीर पहले से तैयार कर चुका था। वो पेड़ के पीछे से बाहर निकला और सीधे हवा में छलांग लगाते भेड़िए की आंखों में आंखें डाल दी। उसकी नजरों में डर नहीं था, सिर्फ ठंडी किलिंग इंटेंट थी। गुस्से से भरा भेड़िया जमीन पर जोर से उछला और ग्रे शैडो की तरह उसकी तरफ टूट पड़ा, लेकिन पीछे हटने के बजाय
वो खुद आगे बढ़ा और उसी पल धनुष की डोरी छोड़ दी। दूसरा तीर टूटते तारे की तरह हवा चीरता हुआ निकला। हवा में छलांग लगा चुका भेड़िया अब बच नहीं सकता था। धड़ाम, तीर सीधे उसकी छाती में धंसा और उसे कई मीटर दूर पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरा दिया। भेड़िया उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन तीर उसका दिल चीर चुका था। कुछ पल तड़पने के बाद वो भी शांत हो गया। कुछ ही सेकंड में 3 में से 2 भेड़िए खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ अल्फा वुल्फ बचा था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान इतना खतरनाक हो सकता है। उसकी आंखों में पहली बार डर की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन साथ ही अपने साथियों की मौत का गुस्सा भी था। अब वो सीधा हमला नहीं कर रहा था। वो नीचे झुककर धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूमने लगा, सही मौके की तलाश में। उसकी धीमी गुर्राहट पूरे जंगल में खतरे का एहसास फैला रही थी। वो पूरी शांति से सामने खड़ा रहा और तीसरा तीर तैयार कर लिया। उसे पता था ये वाला सबसे डेंजरस है। इसकी ताकत, स्पीड और चालाकी बाकी दोनों से कहीं ज्यादा थी। उसे पूरी तरह फोकस्ड रहना था। तभी अचानक उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजी। डिंग, वाइल्ड वुल्फ सक्सेसफुली हंटेड, हंटिंग एक्सपीरियंस +20, न्यू स्किल एक्वायर्ड, इंटिमिडेशन व्हाइट रैंक। आपकी नजरें और ऑनरा साधारण जानवरों पर डर पैदा कर सकती हैं। उसकी आंखों में चमक आ गई। इंटिमिडेशन, ये स्किल तो बिल्कुल सही समय पर मिली है। उसने अपनी पूरी कंसंट्रेशन उस भेड़िए पर केंद्रित कर दी। उसकी नजरें तलवार जैसी शार्प हो गईं। एक अदृश्य दबाव उसके शरीर से फैलने लगा। जो भेड़िया अभी तक घूम रहा था वो अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ा इंसान कोई सामान्य इंसान नहीं है। उससे निकलने वाला दबाव किसी एपेक्स प्रेडेटर जैसा था। पहली बार उसकी हरी आंखों में पीछे हटने का डर दिखाई दिया। जानवरों की इंस्टिंक्ट्स इंसानों से कहीं तेज होती हैं। उसे महसूस हो गया था अगर उसने फिर हमला किया तो उसका भी वही हाल होगा जो बाकी दोनों का हुआ। आखिरकार रिवेंज से ज्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीत गई। अल्फा वुल्फ ने गुस्से भरी धीमी गुर्राहट निकाली, फिर पूंछ उठाई और पल भर में घने जंगल के अंदर गायब हो गया। उसने धीरे धीरे राहत की सांस ली। धनुष पकड़ते पकड़ते उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। लड़ाई छोटी थी, लेकिन उसने उसकी पूरी ताकत निकाल दी थी। अगर सही समय पर इंटिमिडेशन स्किल एक्टिवेट नहीं होती तो शायद उसे जान की बाजी लगानी पड़ती। वो धीरे धीरे मरे हुए भेड़ियों और तड़पते हिरण के पास गया। तीनों के पूरी तरह मरने की पुष्टि करने के बाद ही उसने चैन की सांस ली। जमीन पर पड़े शिकार को देखकर उसके दिल में गहरी सेटिस्फैक्शन भर गई। 2 भेड़िए और एक बड़ा हिरण। डीप माउंटेन की ये ट्रिप सच में वर्थ इट थी। सिर्फ दोनों वुल्फ पेयर्स ही शहर में बहुत अच्छे दाम ला सकते थे। ऊपर से हिरण और भेड़ियों का मीट परिवार के लिए लंबे समय तक काफी रहने वाला था। उसने तुरंत शिकार काटना शुरू नहीं किया। पहले बैठकर सिस्टम पैनल खोला। बीस्ट ट्रैकिंग और आर्चरी मास्टरी दोनों स्किल्स का एक्सपीरियंस काफी बढ़ चुका था। उसे समझ आ गया अगर वो कुछ और बड़े जानवरों का शिकार करे तो स्किल्स जल्दी लेवल अप हो जाएंगी। नई मिली इंटिमिडेशन स्किल ने भी उसके लिए कई नए पॉसिबिलिटीज खोल दिए थे। अगर ये स्किल आगे अपग्रेड हो गई तो शायद भविष्य में वो पहाड़ों में बिना डर घूम सकेगा। थोड़ा आराम करने के बाद उसने शिकार तैयार करना शुरू किया। उसने अपनी मचेटी से दोनों भेड़ियों और हिरण का खून निकाला, फिर बेलों से उनके पैर कसकर बांध दिए। तीनों का कुल वजन 200 जिन से ज्यादा था, यानी लगभग 100 किलो। इतना भारी वजन पहाड़ से नीचे लाना आसान नहीं था। उसने एक मोटा लकड़ी का तना काटा, दोनों तरफ शिकार बांधा, फिर गहरी सांस लेकर पूरा वजन कंधे पर उठा लिया। स्टैमिना स्किल भले ही छोटी थी, लेकिन इस वक्त उसका असर साफ महसूस हो रहा था। चलो घर चलते हैं, धीमे से बोलते हुए वो बड़े कदमों के साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगा। डूबते सूरज की रोशनी उसकी लंबी परछाई जंगल में फैला रही थी। उधर गांव के बाहर कुछ लोग खेतों का काम खत्म करके बातें कर रहे थे। इतनी देर हो गई, अभी तक वापस नहीं आया। ली अर्गू हंसते हुए बोला, लगता है सच में पहाड़ों में मर गया। डीप माउंटेन में जाने वाले कम ही सही सलामत लौटते हैं, एक और आदमी ने सहमति में कहा। बेचारी छिनलान बड़ी मुश्किल से सहारा मिला था, वो भी शॉर्ट लिव्ड निकला। सब मजे लेकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी ने पीछे पहाड़ की तरफ उंगली उठाई। अरे वो क्या है? सभी ने पलट कर देखा। डूबते सूरज की लाल रोशनी में एक लंबी आकृति पहाड़ से नीचे उतर रही थी। उसके कंधे पर मोटा लकड़ी का डंडा था और दोनों तरफ कुछ भारी चीजें लटक रही थी। जैसे जैसे वो करीब आया, सबकी आंखें फैलती चली गईं। वो एक हिरण था
और 2 भेड़िए। भेड़िए, एक आदमी डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ गया। पूरा गांव स्टंड रह गया। सबके मुंह खुले रह गए थे, जैसे उन्होंने कोई इम्पॉसिबल चीज देख ली हो। ली अर्गू का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने अपनी आंखें रगड़ी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो सच में वहीं था। वो पहाड़ से आराम से नीचे उतर रहा था, कंधे पर 200 जिन से ज्यादा वजन लेकर। डूबते सूरज की गोल्डन लाइट उसके चारों तरफ चमक रही थी, जैसे कोई माउंटेन गॉड जंगल से बाहर निकल कर आ रहा हो। गांव का माहौल पूरी तरह शांत हो गया। कुछ देर पहले तक जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग शौक, डर और रिस्पेक्ट से उसे देख रहे थे। वो शांति से चलता हुआ सबके बीच से निकल गया। उसे उनकी नजरों का बदलाव साफ महसूस हो रहा था। पहले मॉकरी, फिर डिसबिलीफ और अब फियर और रिस्पेक्ट। उसके अंदर अजीब सी शांति थी, थोड़ी हंसी भी आ रही थी। इंसानों की नेचर हमेशा ऐसी ही होती है। जब तुम गरीब होते हो, लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही तुम ऐसी ताकत दिखा दो जो वो कभी हासिल नहीं कर सकते, वही लोग तुमसे डरने लगते हैं। और यही उसका असली गोल था। वो सीधे घर नहीं गया, बल्कि पूरा शिकार लेकर गांव के थ्रेशिंग यार्ड पहुंच गया। धड़ाम, उसने पूरा वजन जमीन पर पटका। 2 विशाल भेड़िए और मोटा हिरण सबके सामने साफ दिखाई देने लगे। पूरा लिंजियाओ विलेज हिल गया। जल्दी आओ, उसने भेड़िए मार दिए, 2-2 भेड़िए और इतना बड़ा हिरण भी। क्या ये सब उसने अकेले किया? देखते ही देखते पूरा मैदान लोगों से भर गया। टॉर्च और लालटेन की रोशनी चमकने लगी। हर चेहरे पर सिर्फ डिसबिलीफ था। गांव के मुखिया लिन चांगवे भी खबर सुनकर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़े तीनों जानवर देखे, वो गहरी सांस लेकर रुक गए। उनकी बूढ़ी आंखें शौक से फैल गईं। दास झुआंग, ये सब तुमने अकेले शिकार किया? हाँ। उसने जेब से तंबाकू निकाला, आराम से सूखी पाइप भरी, आग लगाई और धीरे से कश लिया। उसका काम और केयरफ्री एटीट्यूड देखकर गांव वाले और भी ज्यादा हैरान हो गए। तुम अकेले डीप माउंटेन में गए थे? हाँ, बाहर कुछ बचा नहीं था तो थोड़ा अंदर चला गया। उसने ऐसे कैजुअली कहा जैसे किसी पड़ोसी के घर होकर आया हो, लेकिन ये सुनकर सबके दिल कांप उठे। डीप माउंटेन कोई मजाक नहीं था। वो ऐसी जगह थी जहां से